आज की ये मोस्ट आइकॉनिक क्लास आप सबके बीच लाया हूं मैं ग्रामर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके बिना पूरी ग्रामर, ये पूरी भाषा अधूरी है, इनकम्प्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के उस हीरो के बारे में जिसके इर्द गिर्द पूरी आपकी ग्रामर घूमती है। हम बात करेंगे आज वर्ब की। वर्ब जिसे कि प्यारे बच्चों ने जाना है हिंदी में क्रिया के नाम से। ये स्टूडेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ग्रामर का एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिना पूरी लैंग्वेज अधूरी है, पूरी भाषा अधूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर आप 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना कोई एग्जाम नहीं होता इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। आपको पूरी लैंग्वेज इंप्रूव करने में भी जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो भी होता है वर्ब। तो वर्ब एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है। भले ही लोग इसे उतना इंपॉर्टेंस न देते हो ग्रामर में, लेकिन मुझे पर्सनली ये विश्वास है, ये बिलीव है कि इसके बिना आपकी पूरी ग्रामर की जानकारी किसी काम की नहीं है अगर आपने वर्ब के ऊपर अपने हाथ मजबूत न किए हों, यदि वर्ब के ऊपर आपके पास सॉलिड नॉलेज ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस शानदार एपिसोड को हम डेडिकेट करेंगे वर्ब कॉन्सेप्ट के लिए और इसके 2 लेक्चर्स आएंगे। आज इसकी पहली बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की क्लास होगी। कल की क्लास में हम इससे क्वेश्चन इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक और क्लास में इसकी लगाऊंगा कॉमन एरर्स की, किस तरीके से वर्ब के एरर फाइंड आउट किए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश एकेडमिक एग्जाम से थोड़ी अलग होती है। वहां स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो टर्म भी लेके चलूंगा आपके साथ, वो कॉन्सेप्ट भी आपके बीच में लाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अगर वर्ब कॉन्सेप्ट की, तो हर स्टेट बोर्ड में, चाहे आप बिहार बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, झारखंड बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। 110% यहां से क्वेश्चंस आते हैं। वर्ब कॉन्सेप्ट, दरअसल ये जो टर्म है आपका वर्ब कॉन्सेप्ट का, ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तो है ही। इसमें ग्रामर की सबसे महत्वपूर्ण बातें तो होती ही है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, जब आपसे इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो परिभाषाएं आपके काम नहीं आती। वहां काम आते हैं आपके पढ़े हुए प्यारे अच्छे सॉलिड से कॉन्सेप्ट्स, और हमारी सारी बातें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित होने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको दे देता हूं इसका इंट्रोडक्शन। आप देखें कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में एक ग्रामेटिकल, एक व्याकरणीय एग्रीमेंट होता है जिसकी स्टडी वर्ब कॉन्सेप्ट में की जाती है। यानी आपके सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज है, अब इस इज का अपने बाद आने वाले मेन वर्ब के साथ कोई ना कोई समझौता जरूर होगा। इन दोनों ने मिलकर कुछ बातें तय की होंगी। जैसे प्रायः आप जब इज लिखते हैं तो इसके बाद आने वाली वर्ब के साथ आप वर्ब फोर लगाते हैं, उसके साथ आप आईएनजी को सफिक्स करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग।
यानी अगर कोई व्यक्ति लिखना चाहे ही इज टीच, या अगर वो लिखना चाहे ही इज टीचेस, तो वो ऐसा नहीं लिख सकता है। अगर वो ऐसा लिखता है तो उसकी ये सेंटेंस मानी जाएगी कि उसने ये गलत लिखा है। कैसे हम जानते हैं कि उसने गलत लिखा है? वो दरअसल है यूं कि इज का अपने बाद आने वाले मेन वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है कि उसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी वाली वर्ब होनी चाहिए। इज के बाद वर्ब 1 का प्रयोग या इज के बाद वर्ब 5 का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैं, सभी हेल्पिंग वर्ब का अपने मेन वर्ब के साथ एक खास रिश्ता है, एक निश्चित रिलेशन है। एक सर्टेन पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से अग्री करते हैं। उसी एग्रीमेंट को हम आज पढ़ने वाले हैं, उन्हीं चीजों को आज हम देखने वाले हैं। दरअसल हमारा जो वर्ब है, अब इस वर्ब शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उन्हीं पे गौर कीजिए कि वर्ब शब्द, ये VERB जो वर्ब शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से हुई है। वर्ब वर्ड वर्बम शब्द के वर्बम शब्द से उत्पन्न हुआ है, और वर्बम का अर्थ होता है अ वर्ड, यानी कि एक शब्द। वर्बम शब्द का मतलब होता है अ वर्ड, यानी कि एक शब्द। एक ऐसा शब्द जो वाक्य में रहकर, एक ऐसा शब्द जो वाक्य में रहकर वाक्य का अर्थ पूरा करता है, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करता है, और जिसके अभाव में अगर वो ना रहे तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। उस वर्ड को हम वर्ब के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा भी गया है, इसकी परिभाषा इंग्लिश में दी जाती है कुछ इस प्रकार कि अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एन इवेंट इज कॉल्ड अ वर्ब। एक ऐसा शब्द जो दिखाता हो किसी कार्य को, किसी अवस्था को, या किसी घटना का जो जिक्र करता है, उसी को वर्ब कहा जाता है। कुछ ग्रामरियंस ने इसकी महत्ता का वर्णन करते हुए इसके बारे में लिखा कि ये इट्स द साउल ऑफ लैंग्वेज, भाषा की आत्मा होती है वर्ब, भाषा की आत्मा होती है वर्ब, सोल ऑफ लैंग्वेज होता है। ये बात हमारे वर्ब की है। चलो मैं आपको अब वर्ब के कॉन्सेप्ट देना शुरू करता हूं। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब आप वर्ब के कॉन्सेप्ट लेना शुरू करिए। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप अपनी जानकारी के अनुसार ये जानते हैं कि वर्ब का क्लासिफिकेशन आप दो रूपों में करते हैं। एक जिसे कि आप प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और दूसरा आप इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो मेनली अपने पास वर्ब दो है, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब अपना जो प्रिंसिपल वर्ब है, ये दरअसल एक्शन वर्ब होता है, यानी सेंटेंस में जो कुछ भी हो रहा होता है उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये असिस्ट करती है, मदद करती है मेन वर्ब की सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने में, और इसी से हम पहचान पाते हैं कि टेंस कौन सा है। ठीक है जी, दो काम हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब। एक तो मेन वर्ब की सहायता करना सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने में, और दूसरा टेंस को इंट्रोड्यूस करना कि कौन से टेंस की बात आप कर रहे हो।
ठीक है। अब अपने प्रिंसिपल वर्ब, इनको हमने 5 फॉर्म दे रखा है, जिससे आप वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 कहते हैं, जिनका काम है कार्य की अवस्था को निरूपित करना। हेल्पिंग वर्ब की भी फैमिली हमने बना के रखी है। हेल्पिंग वर्ब को 3 फैमिलीज मिली है। एक जो फैमिली है उसका नाम रखा गया है प्राइमरी वर्ब। दूसरी फैमिली नाम दिया गया इसे मॉडल वर्ब, और तीसरी फैमिली का नाम दिया गया है मार्जिनल वर्ब। ओके जी। अब अपने जो प्राइमरी वर्ब्स हैं, इन प्राइमरी वर्ब को 3 सब फैमिलीज मिली है। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, और वर्ब टू हैव। ये इनकी सब फैमिलीज है। सबके पास अपने अपने मेंबर हैं। वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वॉज या वर आते हैं। वर्ब टू डू में डू, डज और डिड आते हैं। वर्ब टू हैव में हैज, हैव और हैड आते हैं। इनका क्लासिफिकेशन स्टूडेंट इसलिए किया गया, इनकी क्लासिफिकेशन के पीछे का रीजन ये था कि इजारम वाजबर ये इस जिद पर थे कि इनके साथ जो वर्ब आएगी वो होनी चाहिए वर्ब 4। डू, डज, डिड ये अपनी जिद पर थे कि इनके बाद जो वर्ब आएगी वो होगी वर्ब 1। हैज, हैव, हैड की भी अपनी शर्त थी कि इनके बाद जो वर्ब आएगी वो होगी वर्ब 3। तो तीनों की अपनी अपनी डिमांड थी, इसलिए तीनों को हमने अलग अलग फैमिलीज दे दी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जो पहली यूनिट है प्राइमरी वर्ब, उसके 3 सब यूनिट्स हो गए। सब यूनिट बनाने के पीछे रीजन ये था कि इन सब की डिमांड अलग अलग है। हालांकि हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे अभी। फिलहाल मैं आपको प्राइमरी वर्ब का क्या इंटर रिलेशन है प्रिंसिपल वर्ब के साथ उसे समझा रहा हूं कि ये वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की चौथी वर्ब के साथ अग्री करते हैं, ये वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के वर्ब 1 की फेस से अग्री करते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के इस फेस से अग्री करते हैं। यानी इनका आपस में एक रिलेशन है। अब हम मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब को देखेंगे, इसे समझेंगे। देखिए, मॉडल वर्ब में आते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, सॉरी, ये हमारे मॉडल वर्ब की फैमिली है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ought to, इस फैमिली में रहते हैं मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। अब बात कर लेते हैं मार्जिनल वर्ब की। इनके पास 3 मेंबर हैं,
नीड, डेयर और यूज्ड। इनके पास 3 नंबर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, दिस इज द फैमिली ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है, जिसमें मॉडल वर्ब अग्री करेंगे हमेशा वर्ब वन के साथ। और ये मार्जिनल वर्ब, तो इनका फंक्शन ये है, इनको अलग करने का रीजन ये था कि ये मेन वर्ब की तरह से भी फंक्शन करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी फंक्शन करते हैं। दोनों फंक्शन है इनके पास, इसलिए इन्हें मार्जिनल वर्ब या सेमी मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। अब आइए इस चीज को हम और क्लियर करके समझने की कोशिश करेंगे। आज का टारगेट हमारा बस यही होगा कि हम इन वर्ब के साथ कौन कौन सी सिचुएशंस हैं उनके ऊपर गौर करेंगे। यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर के साथ कैसी कैसी स्टेट्स में कौन कौन से वर्ब लगाए जा सकते हैं, इसी पर विशेष फोकस होगा हमारा आज की क्लास का। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे अपने कल की क्लास को। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम एक मेजर रोल के अंतर्गत लेके आते हैं। किसे लेके आएंगे? और सबसे पहले हम लेके आएंगे प्राइमरी वर्ब में इज, एम, वॉच और वर को। इज, एम, आर को भी रख लीजिए, इसको क्यों छोड़ना। इज, एम, इसको मिटा के साफ लिख देता हूं, मुझे संतुष्टि नहीं होती है। संतुष्टि नहीं होती है तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। इज, एम, आर, वॉच या वर, इनके साथ कौन कौन सी स्थिति आएगी, क्या क्या इनके साथ लगाए जा सकते हैं, उन चीजों को देखिए, समझते हैं इनको क्या क्या इनके साथ लगाया जा सकता है। चलो वहां पे जहां पे मजा आए। चलो बड़े हो जाओ, अब बच्चों को पढ़ाओ। चलो देखते हैं। द रूल वन इज कॉल्ड, पहला रूल इसका कहता है कि इज, आर, एम, ये हो गए हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। रूल वन कहता है कि आप इज, आर, एम, वाज, वर के बाद नाउन लिख सकते हैं, आप इनके बाद एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं, आप इनके बाद वर्ब को भी यूज कर सकते हैं, आप इनके बाद एडवर्ब को भी यूज कर सकते हैं। यानी इज, एम, आर, वॉज या वर अग्री करते हैं नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ। केवल बातें नहीं होंगी, एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा आपको। आप इन सब का एक एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम अ टीचर। एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूं, सी वॉज ब्यूटीफुल। एक और कॉन्सेप्ट, दे आर प्लेइंग। एक और कॉन्सेप्ट, सी इज इन हर रूम। फिल्टर करिए। आपने देखा कि यहां एम के बाद आने वाला वर्ड अ टीचर, यानी कि एक नाउन है। टीचर तो कोई इंसान ही बनता है, वो एक नाउन है। सी वॉज के जस्ट बाद आने वाला वर्ड ब्यूटीफुल, वो कैसी थी? सुंदर थी। तो ब्यूटीफुल होना विशेषता है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है।
दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। आर के बाद खेलना एक वर्ब है, और सी इज इन हर रूम, वो कहां है? अपने कमरे में है। कहां, कब, कैसे का आंसर देने वाला? एडवर्ब। आप प्यारे बच्चों, आपने ये नोटिस किया कि इज आर एम वाज वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। ये सारी चीजें हमारे इज आर एम के बाद आ सकती है। अगेन अगला रूल ये कहता है इज आर एम वाज या वर्ब के बाद आप चाहें तो टू प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। लाइक सी इज टू कम, यानी कि वह आने वाली है। आप देखें कि इज के बाद आपने यहां क्या यूज कर लिया फ्रीक्वेंसी में? टू प्लस वर्ब वन। आप इसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आप इज आर एम वाज या वर्ब के बाद नॉर्मली जनरली यूज करते हैं वर्ब फोर, जैसे कि दे आर प्लेइंग, इनके बाद वर्ब फोर आएगा। बट अगर इज आर एम वाज या वर्ब के बाद बी ई आई एन जी का प्रयोग किया जा रहा है, बींग का, तो फिर इसके बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब थ्री। लाइक शी इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इज के बाद जब बीइंग का प्रयोग किया गया तो इसके बाद आने वाली वर्ब वर्ब थ्री हो गई। नॉर्मली इज आर एम वाज या वर्ब के बाद आप यूज करते हैं वर्ब फोर, पर यदि इज आर एम वाज या वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग किया गया हो तो फिर उसके साथ लगाया जा सकता है वर्ब थ्री। एक कॉन्सेप्ट और है कि इज आर एम वाज या वर्ब के बाद आप वर्ब थ्री का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके सेंटेंस में दिखे बाय। बाय दिखने का मतलब है कि आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। लाइक आई एम टॉट बाय यू। इसमें आपने ये देखा प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि एम के डायरेक्ट बाद वर्ब थ्री का प्रयोग हुआ है क्योंकि उसमें दिख रहा था हमें बाय। इतने रूल्स हैं इज आर एम वाज या वर्ब के लिए। इज आर एम वाज या वर्ब के बाद नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब या एडवर्ब को यूज किया जा सकता है। इज आर एम वाज या वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब वन का यूज किया जा सकता है। हाँ, अगर पैसिव होता है तो किसी सिचुएशन में इज आर एम वाज या वर्ब के बाद आप चाहें तो टू प्लस बी प्लस वर्ब थ्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो टू के बाद सीधा वर्ब वन, या यदि टू के बाद बी लगा हो तो उसके बाद वर्ब थ्री। जैसे सी इज टू बी इनवाइटेड। अब इसमें क्या है, आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इज के बाद टू आया, टू के बाद बी था, इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब थ्री हो गई। ये सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स एक साथ बुक्स में नहीं मिलते हैं। टेंस पढ़ाते समय कुछ पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस पढ़ाते समय कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैंने एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है इसे, ताकि इस पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक साथ आपके माइंड में इकट्ठे हो जाए। क्योंकि उद्देश्य तो साफ है कि हमें बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सके। अगर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उन्हें हल करने के लिए
उन्हें सॉल्व करने के लिए इन कॉन्सेप्ट की जानकारी आपके पास रहना जरूरी है। कंपलसरी है कि आप इसके बिना उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट करें। स्क्रीनशॉट अभी ले लें, बट इसे कॉपी में नोट करेंगे तो वो आपके ज्यादा काम आएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं इतने फोर्स के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इसका रोल 7 मार्क्स का होता है, 7 नंबरों का सहयोग है। और एक टॉपिक से 7 मार्क्स क्लियर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अब हम अगले यानी कि प्राइमरी वर्ब की जो दूसरी यूनिट है, इज आर एम वाज वर तो हो गए। अब डू डज डिड पे आते हैं, फिर हम हैज हैव हैड पे आएंगे, फिर मॉडल्स के बारे में। छोटी क्लास है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आप ये सीख रहे हैं। इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हम बात करने वाले हैं डू, डज और डिड की। देखिए, बहुत ही छोटे रूल्स के साथ, बहुत ही कम रूल्स के साथ ये फैमिली ग्रामर में निवास करती है, डू डज और डिड की। इनका एक कॉमन सा रूल बस यही है कि डू डज और डीड के बाद आप केवल और केवल यूज कर सकते हैं वर्ब वन। आप इनके बाद कभी भी नाउन को यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, इनके बाद आप नाउन यूज नहीं कर सकते। आप इनके बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते। आप इनके बाद कभी भी एडवर्ब को यूज नहीं कर सकते। इनके साथ कोई भी टू प्लस वर्ब वन को यूज नहीं किया जाएगा। इनके बाद वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर या वर्ब फाइव किसी को आने की अनुमति नहीं है। बहुत ही सिंपल रूल्स के साथ ये ग्रामर में रहते हैं। डू डज डीड केवल अपने साथ वर्ब वन को रखते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं इससे संबंधित, कि डू डज डीड सिंपल टेंस में यूज किए जाने वाले वर्ब हैं, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के सेंस में। तो इनके बाद कभी कभार आपके एग्जामिनेशंस में, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख रहा हूं, एम आई कॉन्सेप्ट में रख रहा हूं। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की, कि जिसे आप हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करते हो हैव को, ये दरअसल एक मेन वर्ब की तरह से भी यूज होने वाला वर्ड है, जिसके पास वर्ब टू भी है, वर्ब थ्री भी है, वर्ब फोर भी है और वर्ब फाइव भी है। हैज की भी अपनी सारी फॉर्म्स होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आप वर्ब टू वर्ब थ्री एक कैसे कर दिया? एक एग्जाम्पल नहीं है, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं। प्ले का वर्ब वन प्ले होता है, वर्ब टू प्लेड होता है, वर्ब थ्री भी इसका प्लेड ही होता है। तो ऐसी नई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पास वर्ब टू और वर्ब थ्री एक जैसे होते हैं। ये हम इसी क्लास की अगली कड़ी में इरेगुलर और रेगुलर वर्ब के रूप में इन्हें पढ़ेंगे। तो अगर डू डज डीड के बाद इनमें से किसी को रखने की जरूरत पड़ेगी तो वर्ब वन के रूप में हम हैव को ही रखेंगे। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसे मेन वर्ब की तरह से स्वीकार करने से भागते हैं। तो याद रखिएगा, डू डज डीड के बाद हैव को रखा जा सकता है। ठीक है, अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़िए। आपका अगला कॉन्सेप्ट है हैज, हैव
और हैड पर आधारित। देखिए, हैज हैव हैड के साथ आप नाउन को यूज कर सकते हैं, होता भी है, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। हैव के बाद अ पेन यानी कि नाउन को यूज किया गया है और ये सेंटेंस कंप्लीटली सही भी है। हैज हैव हैड के बाद आप वर्ब को यूज करेंगे और वो होगी वर्ब 3। आप इसके बाद अगर बीन यूज कर रहे हैं, हैज हैव हैड के बाद बीन यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं वर्ब 4। और हैज हैव हैड के बाद अगर आप बीन यूज कर रहे हैं तो वर्ब 3 को भी यूज कर सकते हैं यदि आपके सेंटेंस में आगे दिख रहा हो बाई, जो इंडिकेट कर रहा हो कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हैज हैव हैड के बाद बच्चों आप 2 प्लस वर्ब 1 को भी यूज कर सकते हैं और इसी की अगली पैसिव वॉइस यूनिट 2 प्लस बी प्लस वर्ब 3 को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब 2 यूज नहीं होता, वर्ब 5 यूज नहीं होता। कंप्लीटली ये लोग मना कर दिए गए हैं, इनका यूज इनके बाद नहीं होगा। बाकी वर्ब 1 तो आप यूज कर सकते हैं 2 के साथ, वर्ब 3 यूज कर सकते हैं नॉर्मली, वर्ब 4 यूज कर सकते हैं बीन के साथ। ये रूल्स है हैज हैव हैड के। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सी हैड आस्क्ड, तो यहां आप देख रहे हैं कि हैड के बाद वर्ब 3 आस्क्ड का प्रयोग किया गया। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। आप यहां ये देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में हैव के बाद बीन आया तो बीन के साथ यहां वर्ब 4 का प्रयोग किया गया। मुझे जानना है, आई हैव टू नो, यहां हैव के बाद 2 आया, 2 के बाद वर्ब 1 का प्रयोग किया गया। इस तरीके से हैज हैव हैड के अपने रूल्स हैं बच्चों। इनके पास ये सारे आपके लिए एमआई कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको दिमाग में रखना है क्योंकि इन्हें यूज करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के। अगला अपना जो टॉपिक है वो रिलेटेड हो जाएगा मॉडल वर्ब से, और मॉडल वर्ब को जरा आप नोट करें, शैल, शुड, विल, would, can, could, may, might, must, ought to और यूज्ड टू। हालांकि यूज्ड टू मॉडल्स मार्जिनल्स में आता है, फिर भी उसके साथ ये रूल फॉलो होंगे। नीड और डेयर की एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगाई जाएगी क्योंकि इन दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, इनकी अलग क्लास लगेगी। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to और used to, ये इनके ऊपर एक जैसे रूल्स लागू होते हैं। आप ये समझेंगे, इस बात को जरा आप ध्यान देंगे, आप ये समझेंगे कि ये सभी मॉडल्स हैं और मॉडल्स होने के नाते इनके पास अपने कुछ जेन्युइन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1 इनका ये कहता है कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के बाद कभी भी आप नाउन को यूज नहीं कर सकते हैं। आप इनके बाद एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते हैं। आप इनके बाद एडवर्ब को भी यूज नहीं कर सकते, सख्त मनाही है। इन लोगों को आने की जरूरत नहीं है। मॉडल्स के ठीक बाद सेंटेंस में आ सकते हैं, मॉडल्स के ठीक बाद आने की जरूरत नहीं है। आगे की कॉन्सेप्ट ये कहती है कि इनके बाद हमेशा केवल और केवल
वर्ब वन का प्रयोग होगा। अगर मॉडल्स के बाद आपने वर्ब वन नहीं रखा तो क्या होगा, उस सेंटेंस की मीनिंग डैमेज होगी, उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जब किसी सेंटेंस का अर्थ ना निकले तो फिर समझ जाओ कि वो सेंटेंस लिखना ही बेकार है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू और ऑट टू के बाद अगर आप बी को यूज करते हैं, अगर आप बी को यूज करते हैं तो इसके बाद आप वर्ब थ्री यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अपवाद हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन है इसका, कौन इस रूल को काटता है? शैल और विल। शैल और विल इन सभी मॉडल्स में ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बाद अगर आप बी यूज करें तो इनके बाद आने वाली वर्ब हो जाती है वर्ब फोर। ठीक है, अपवाद है। बाकी जितने मॉडल्स आप देख रहे हैं इनके बाद यदि आप बी यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं वर्ब थ्री। केवल शैल और विल के साथ बी यूज करने पे होता है वर्ब फोर। आई थिंक ये चीजें आप क्लियर करते चल रहे हैं। इन सभी के बाद अगर आप हैव यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं वर्ब थ्री। हाँ, यदि आपको नाउन या एडजेक्टिव यूज करना है तो आप बी लिख लो। बी के बाद आप चाहें तो नाउन लगा सकते हैं, बी के बाद आप चाहें तो एडजेक्टिव लिख सकते हैं, लेकिन बी आपको लिखना होगा। एक सख्त मनाही इनको भी है कि इन सभी के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके जस्ट बाद कभी भी टू प्लस वर्ब वन नहीं आ सकता है। और दो जो मॉडल्स हैं यूज टू और ऑट टू, इनसे इस टू को छीना भी नहीं जा सकता, अलग भी नहीं किया जा सकता, ये हमेशा उनके साथ रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स के जरिए अपनी बातों को कंफर्म करते हैं। लाइक आपने कहा आई शैल गो, मैं जाऊंगा। यहां देखा कि मॉडल्स के बाद वर्ब वन का प्रयोग किया गया। जैसे कि सी कैन बी कॉल्ड, यहां कैन एक मॉडल है जिसके बाद आया बी और बी के बाद आपने यूज किया है वर्ब थ्री। हैव को भी यूज कर सकते हैं, वी मस्ट हैव नॉन। मस्ट एक मॉडल है जिसके बाद हैव आया और उसकी वजह से नो की वर्ब थ्री हो गई। आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं जैसे कि सी विल बी अ डॉक्टर। इसमें क्या देखा, सेल विल के बाद आया बी और उसके बाद यूज कर लिया गया कोई नाउन। ये सारी चीजें स्टूडेंट आज के क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, क्योंकि इसमें आपने केवल रूल्स देखे हैं। अब इसके आधार पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम बात करेंगे कल की क्लास में। इन सारी चीजों की मदद से हम क्लास आगे की तरफ कंडक्ट करेंगे कल। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना, जबकि हर एक सेशन में कोई ना कोई मोटिवेशन बात मैं जरूर बोल के जाता हूं, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। और बात ये है कि अपने आप को लायक जरूर बनाइए, खुद को ऐसा जरूर बनाइए कि आप लोगों के किसी न किसी के काम जरूर आ सके। क्योंकि इस दुनिया में इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, दुनिया इज्जत करती है जरूरत की। जिससे जितनी ज्यादा जरूरत उसकी उतनी ज्यादा इज्जत। तो अपने आप को उस काबिल जरूर बनाइए कि आप लोगों के काम आ सके। रिस्पेक्ट लोग इंसान की नहीं करते, उसके पद की, उसके प्रतिष्ठा की, उसके पैसों की या उससे होने वाले कामों की करते हैं। खुद को कभी टूटने मत दीजिए। गौर से देखेंगे कि घर में जिन मूर्तियों की पूजा होती है वो मूर्तियां थोड़ी टूट जाए तो उन्हें लोग घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। आप तो इंसान हैं, जिस दिन लोगों को पता चला कि आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, आप उठा के फेंक दिए जाएंगे। तो हमेशा
मजबूत बनने की कोशिश कीजिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, अपने उत्साह को मजबूत करिए, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत कीजिए और डिटरमाइंड होकर के अपने काम में लग जाइए। सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। कौन परेशान नहीं, सबके साथ परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी जी तो सभी रहे हैं। तो जीने की तरफ सोचिए, परेशानियों की तरफ मत सोचिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं, कल सीखते हैं।